अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 8 में हमने लेक्चर 6 और लेक्चर 7 को कंबाइन किया था और लेक्चर 8 में हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को कन्वर्ट कर दिया था लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में, और हमने वहाँ पे इन दोनों सेंटीमेंट्स को साइमल्टेनियसली डिस्कस किया था। हमने ये तज़किरा किया कि लॉ ऑफ डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ होती है तो इनकम इफ़ेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है। तो प्राइस के डिक्रीज़ होने के लिए और क्वांटिटी डिमांड के इंक्रीज़ होने के लिए कर्व को हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होना चाहिए या इन्वर्सली स्लोप्ड होना चाहिए, अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करूँ। और इसी तरह से सप्लाई के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट है। वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट ये शो कर रहे हैं कि सप्लायर की विलिंगनेस है कि उसको जितनी हाई से हाई प्राइस मिले, क्वांटिटी सप्लाई उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाएगी। उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि जितनी प्राइस इंक्रीज़ करेगी, फर्म के रेवेन्यू, फर्म की सेल्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, फर्म नंबर ऑफ़ यूनिट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, उस प्रॉफिट को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में री इन्वेस्ट करेगी, और ग्रेटर प्रोडक्शन की वजह से, ग्रेटर स्केल ऑफ ऑपरेशन की वजह से, ग्रेटर सप्लाई की वजह से वो फर्दर प्रॉफिट को, हायर प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। अब ये दोनों सेंटीमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिमांड में लो प्राइस फेवरेबल है बायर्स के लिए और सप्लाई में हाई प्राइस फेवरेबल है सप्लायर के लिए। तो फिर डिमांड एंड सप्लाई ने हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट आ जाता है जिस कॉमन पॉइंट के ऊपर बायर वो प्राइस पे करने के लिए विलिंग है विद सम गुड्स एंड सम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सप्लायर वो प्राइस चार्ज करने के लिए विलिंग है विद सम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस प्राइस पे, अप्रोप्रिएट प्राइस पे दोनों पार्टीज विलिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम उसे इंटरवेंशन प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अब वो इक्विलिब्रियम था जो दो अपोजिट फोर्सेस के क्रॉस करने पे हमने ड्रॉ किया था। उस इक्विलिब्रियम से अगर आप पैरेलल आए एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वेयर क्वांटिटी डिमांड वाज फेयरली इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, और उसी इक्विलिब्रियम से हॉरिजॉन्टली अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर आएँ तो हम देख सकते हैं कि देयर वाज ए इक्विलिब्रियम प्राइस, द प्राइस एट विच बोथ पार्टीज आर विलिंग। फिर हमने डिस्कशन को कंटिन्यू किया और हमने कहा कि लेट सपोज ये इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, ताकि हम इस इक्विलिब्रियम प्राइस को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मैंने आपको ये कहा कि दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक शॉर्टेज की हो सकती है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई से ज़्यादा है। तो देखें पॉसिबल है ना मार्केट में कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऐसी सूरत में शॉर्टेज हो जाती है। इस शॉर्टेज को हम एक्सेस डिमांड भी कहते हैं। इस एक्सेस डिमांड में प्राइस इंक्रीज़ करती है। मार्केट में जिस भी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है कि प्राइस के इंक्रीज़ करने से सप्लाई इंक्रीज़ होती है और क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होती है, तो ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम से हम इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच कर जाते हैं। और उसी तरह से मैंने ये कहा कि दूसरी पोजीशन हमारे पास या दूसरी सिचुएशन हमारे पास सरप्लस की भी हो सकती है, जिसे एक्सेस सप्लाई कहते हैं। एक्सेस सप्लाई का मतलब ये है कि मार्केट में कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है जबकि उनको ख़रीदने वाले लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो कम है। अब कोई भी चीज़ मार्केट में जब ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी प्राइस कम होगी। तो जैसे ही प्राइस कम होगी, लॉ ऑफ सप्लाई डिक्रीज़ होगा, लॉ ऑफ डिमांड इंक्रीज़ होगा, तब वो जो इक्विलिब्रियम है वो क्रिएट हो जाएगा और डिसइक्विलिब्रियम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्टेज हो या सरप्लस हो, इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम को ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये क्रिएट करने में जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा वो प्राइस फैक्टर होगा। कि शॉर्टेज में प्राइस बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और सरप्लस में प्राइस कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाएं और वो प्रोडक्ट आप ख़रीद के उसकी प्राइस पे कर दें, तो इसका मतलब है जो प्राइस आपने पे की है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। और ये बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल है।
कि आप डेली बेसिस पे जो भी चीज़ खरीदते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। फिर आपने देखा कि शॉर्टेज में भी बाज़ औक़ात प्राइस बढ़ती है, तो बाज़ औक़ात लोग चीज़ों को नहीं ख़रीदते, फिर लॉन्ग टर्म में उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, और इसी तरह सरप्लस में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंस्टेंटेनियसली और साइमल्टेनियसली वर्क कर रही होती हैं। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। आज हमारा लेक्चर 9 है और इस लेक्चर 9 में हम उसी टॉपिक को यानी लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को हम कंटिन्यू करेंगे, और पर्टिकुलरली हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डैट व्हाट आर द माइनर फैक्टर्स डैट इफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई। अब आपको याद होगा कि क्वांटिटी डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड के भी माइनर फैक्टर्स थे, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स लाइक परफेक्ट सब्सटीट्यूट, परफेक्ट कंप्लीमेंट एटसेट्रास। इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई के भी अदर फैक्टर्स थे, लाइक सब्सिडी, टैक्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, नंबर ऑफ सेलर्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट प्राइसेस एटसेट्रास एटसेट्रास। अब ये दोनों के जो अदर फैक्टर हैं, यानी डिमांड के अदर फैक्टर जब डिमांड को इफेक्ट कर रहे थे और सप्लाई के अदर फैक्टर जब सप्लाई को इफेक्ट कर रहे थे, तो जब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हैं तो क्या ये दोनों के अदर फैक्टर्स लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं और यकीनन करेंगे भी। तो इसको डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने ये 3 पॉइंट अपने जहन में रखने हैं। टाइटल आपको नज़र आ रहा है, एनालाइजिंग पॉइंट्स टू एड्रेस माइनर फैक्टर्स। First of all, analyze the first point, that which minor factor is changing, whether factor of law of demand or law of supply or perhaps both। इस फर्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आपने सबसे पहले आपको कोई एक सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन में आपने सबसे पहले ये समझना है कि वो फैक्टर किसको इफ़ेक्ट करेगा। वो सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करेगी, यानी डिमांड कर्व शिफ्ट होगी या इफ़ेक्ट होगी, या वो सिचुएशन सप्लाई को अफेक्ट करेगी, या वो सिचुएशन दोनों को साइमल्टेनियसली इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहला ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है। कोई भी सिचुएशन आपको आए, कोई भी सिचुएशन आपसे पूछी जाए एग्जाम्स के अंदर, तो उस सिचुएशन को पढ़ते साथ ही आपने देखना है कि इसमें कौन सा अदर फैक्टर है, और उस अदर फैक्टर की बेसिस पे आपने डिसाइड करना है कि इससे डिमांड कर्व इफेक्ट हो रही है या इससे सप्लाई कर्व इफेक्ट हो रही है, या वो सिचुएशन ऐसी है कि जिससे डिमांड भी इफेक्ट हो रही है, सप्लाई भी इफेक्ट हो रही है। और आपको याद होना चाहिए कि लेक्चर 7 में मैंने आपको ये कहा था और 8 में भी मैंने आपको ये कहा था कि जब डिमांड और सप्लाई के माइनर या अदर फैक्टर चेंज होंगे तो डिमांड या सप्लाई कर्व अपनी जगह छोड़ देगी, वो शिफ्ट हो जाएगी, उसमें राइज और फॉल आएगा। इंक्रीज़ के लिए वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, डिक्रीज़ के लिए वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, चाहे डिमांड है चाहे सप्लाई है। ये बात आप लोगों को वंस एंड फॉर ऑल याद रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? सेकेंडली, वी नीड टू वॉच दैट हाउ दीज माइनर फैक्टर्स affects the law of demand, law of supply or perhaps both। दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि ये माइनर फैक्टर्स जो डिमांड के भी हो सकते हैं और जो सप्लाई के भी हो सकते हैं, वो उसमें पॉजिटिव इंक्रीज लेके आ रहे हैं या उसमें नेगेटिव डिक्रीज लेके आ रहे हैं। पहले में आपने ये देखा था ना कि उससे कौन सा फैक्टर इफेक्ट होगा, डिमांड वाला इफेक्ट होगा या सप्लाई वाला फैक्टर इफेक्ट होगा। दूसरे में आपने देखना है कि अगर डिमांड वाला हो रहा है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर सप्लाई वाला हो रहा है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ये बड़ा सिंपल सी बात यहाँ पे बताई जा रही है। और तीसरे नंबर पे आपने कंक्लूड करना है इस पहले और दूसरे पॉइंट को, और आपने देखना है कि फाइनल जो आपने नतीजा दिया है उससे इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट आया। ठीक। और नोट में आपको नज़र आ रहा है कि माइनर फैक्टर्स ऑलवेज शिफ्ट दी डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
अब हमारे पास ये डायग्राम है जो हमने पहले देखी हुई है कि वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया था प्राइस ऑफ आइसक्रीम कोन्स विच इज़ इन डॉलर्स, और एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ आइसक्रीम कोन्स, और आइसक्रीम कोन जो है ये यूनिट्स के अंदर है या नंबर्स के अंदर है। और इक्विलिब्रियम में आपको नज़र आ रहा है कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जिसे डिमांड कर्व कहा गया है, इसे हमने D1 से शो कर दिया, D मींस डिमांड, और जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है जिसे हमने सप्लाई कर्व कहा है और उसे हमने S1 के साथ डिनोट किया हुआ है, ये सप्लाई कर्व है। ये दोनों कर्व्स जहाँ एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पे टच करेंगी उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इस इक्विलिब्रियम को मैंने इस डायग्राम में E1 के साथ शो ऑफ किया। इक्विलिब्रियम प्राइस $2 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 4 आइसक्रीम कोन्स है। इसका मतलब है कि 4 आइसक्रीम कोन्स जो हैं ये बायर और सप्लायर के दरमियान एक्सचेंज हो रही हैं। सप्लायर 4 आइसक्रीम कोन्स को सेल कर रहा है और बायर्स 4 आइसक्रीम कोन्स को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल है। और $2 का मतलब ये है कि $2 जो है वो बायर्स पे कर रहे हैं फॉर 4 आइसक्रीम कोन्स, या उसका दूसरा मतलब है कि सप्लायर $2 रिसीव कर रहे हैं फॉर गिविंग 4 आइसक्रीम कोन्स। तो ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए 3 सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है that what will happen to quantity demand and quantity supply of the market of ice cream cones when the summer season arrives. Please apply this situation to demand and supply market and address how the market responds to this situation. अब ये सिचुएशन आपके सामने है। अब इसमें आप गौर करें, सबसे पहले वो 3 पॉइंट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई। उसमें पहला पॉइंट ये था कि आपने ये देखना है कि सिचुएशन में जो फैक्टर है, माइनर फैक्टर या अदर फैक्टर, वो किसका है, वो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट करता है या लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेट करता है, जो हमने शुरू की क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो आप गौर करें कि इसमें समर सीजन वाला ये पॉइंट, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये फैक्टर लॉ ऑफ डिमांड का माइनर फैक्टर है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने एनालाइज कर लिया है कि समर सीजन जो है ये लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट करता है, लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करेगा, डायरेक्टली ये लॉ ऑफ सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली ये सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करेगा। दूसरा एनालाइजिंग पॉइंट ये था कि आपने ये फैक्टर देखने के बाद ये बताना है कि ये फैक्टर इंक्रीज लेके आएगा डिमांड में या डिक्रीज लेके आएगा। तो चूंकि समर सीज़न जो है वो आ रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज है, और ये क्लाइमेट चेंज जो है ये आइसक्रीम कोन्स के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि समर सीज़न में आइसक्रीम कोन्स की डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होगी टूवर्ड्स राइट, या डिमांड कर्व में राइज आएगा टूवर्ड्स राइट साइड। और तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि हमने इस सिचुएशन को अप्लाई करके देखना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम इस सिचुएशन को पिछली डायग्राम पे अप्लाई कर देते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिमांड कर्व है D1 से वो D2 पे शिफ्ट कर गई है। यानी समर सीजन की वजह से आपने पहली बात ये देखी थी कि डिमांड कर्व इफेक्ट होगी, दूसरी बात ये देखी थी कि डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि उसमें इंक्रीज़ आएगा। गर्मियों में लोगों की आइसक्रीम खाने की जो ख्वाहिश है वो इंक्रीज़ कर जाती है, वो D1 से डायग्राम में D2 पे शिफ्ट कर जाएगी। अब D2 पे जब शिफ्ट करेगी तो अब 2 चीज़ें आपने यहाँ पे अपने ज़हन में रखनी है। नंबर 1 कि जब डिमांड कर्व इंक्रीज़ होगी समर सीज़न की वजह से, तो शॉर्ट टाइम में आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। देखिए जैसे ही समर सीज़न आया और अचानक से लोगों ने ज़्यादा आइसक्रीम परचेज़ करना शुरू कर दी तो अचानक से शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, यानी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी।
जैसे ही डिमांड D1 से D2 पे शिफ्ट करेगी तो उस शॉर्टेज की वजह से हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्राइस पे इंक्रीज आ जाएगा, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगी तो दूसरा पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखना है कि प्राइस अब मेजर फैक्टर है लॉ ऑफ सप्लाई का भी, तो प्राइस के इंक्रीज करने से सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब D1 से D2 जो इंक्रीज आ रहा है डिमांड का वो अदर फैक्टर की वजह से है, जबकि E1 से E2 में जो प्राइस सप्लाई इंक्रीज हो रही है वो मेजर फैक्टर यानी प्राइस की वजह से इंक्रीज हो रही है। तो दोबारा गौर करें कि जब भी डिमांड इंक्रीज, पहला राउंड इम्पैक्ट ये आएगा कि अदर फैक्टरों की वजह से डिमांड इंक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज करने की वजह से सोसाइटी में आइसक्रीम कोन्स की थोड़े टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। उस शॉर्टेज क्रिएट होने की वजह से उसकी प्राइस में इंक्रीज आएगा, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई एक्टिवेट हो जाएगी। हालांकि चेंज डायरेक्टली डिमांड हुई थी, लेकिन इनडायरेक्टली सप्लाई भी एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि प्राइस में इंक्रीज आया। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगी मार्केट में और ज़्यादा सप्लायर आने की कोशिश करेंगे, या जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम कोन्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आइसक्रीम कोन्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और इक्विलिब्रियम प्राइस आप देखें कि ये $2 से इंक्रीज़ होके $2.5 पे चली गई है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 4 से इंक्रीज़ होके 6 पे चली गई है। ये दोनों चीज़ें आप y और x एक्सिस पे देख सकते हैं। मैं रीड कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज एंड शिफ्ट्स rightward because the summer season will affect the law of demand and due to short term shortage the price will increase। ये फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट है। सेकंड राउंड इम्पैक्ट क्या है? सेकंडली when the price increases the supply will also increase because price is the major factor of law of supply। यानी इस डायग्राम में आप शिफ्टिंग फैक्टर भी देख सकते हैं और आप मूवमेंट अलोंग दी कर्व भी देख सकते हैं। डिमांड शिफ्टिंग फैक्टर की वजह से शिफ्ट कर रही है, जबकि सप्लाई रोटेशन फैक्टर की वजह से या मूविंग फैक्टर्स की वजह से मूव कर रही है। और मूविंग फैक्टर हमारे पास इस एग्जांपल में और हमेशा से प्राइस है, और शिफ्टिंग फैक्टर हमारे पास हमेशा से समर सीजन है जो डिमांड को इफेक्ट करेगा। सेकंड सिचुएशन हमारे पास, मैं ये मैक्सिमम 3 सिचुएशन डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, ताकि आपको मैक्सिमम ये अंदाज़ा हो जाए कि इस सिचुएशन जो है वो उससे इस डायग्राम में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। Coming up next we have the second situation, that what will happen to quantity demand and quantity supply of the market of ice cream cones when the price of milk increases। Please apply this situation to demand and supply market and address how the market responds to this situation। अब सिचुएशन आपके पास फिर से आ गई है और इस सिचुएशन को पढ़ के आपने अगेन उन तीनों पॉइंट्स को एनालाइज करना है। नंबर 1 आपने देखना है कि कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है, डिमांड का, सप्लाई का, या दोनों का। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है या नेगेटिव चेंज लेके आ रहा है, यानी इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा डिमांड या सप्लाई को या दोनों को। और तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ओवरऑल इक्विलिब्रियम क्या है। तो इस सिचुएशन को देखने के लिए आपके पास जो की पॉइंट है इस सिचुएशन में वो है प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस। अब प्राइस ऑफ मिल्क किससे रिलेट करती है? ये लॉ ऑफ डिमांड से रिलेट करती है या लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेट करती है? तो स्टूडेंट्स ये लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेट करती है, क्योंकि मिल्क का तल्लक जो है वो आइसक्रीम कोन्स की प्रोडक्शन के साथ है। और ये अदर फैक्टर कौन सा है? आपको याद होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई में मैंने इनपुट प्राइस का तज़किरा किया था। इनपुट प्राइस का मतलब ये है कि वो प्राइस जो रॉ मटेरियल्स की प्राइस है, और वहाँ पे मैंने आपको ये कहा था, आज भी आपने ये बात समझनी है कि जब इनपुट प्राइस इंक्रीज़ करती हैं, जिस तरह के इस एग्जांपल में प्राइस ऑफ मिल्क है जो कि एक फैक्टर है आइसक्रीम कोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जब प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज़ करती है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाती है, और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाती है तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स जो है, प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स जो है
प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो प्रॉफिट डिक्रीज करने से क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, जिसका इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में दूसरा मतलब यह है कि सप्लाई डिक्रीज कर जाती है। बात समझ गए आप लोग? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले इसमें प्राइस चेंज होगी ऑफ मिल्क इंक्रीजेस की। इस प्राइस के चेंज होने की वजह से, इनपुट प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड इफेक्ट नहीं होगी, सप्लाई इफेक्ट होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सप्लाई नेगेटिवली इफेक्ट होगी, यानी सप्लाई डिक्रीज होगी, इसलिए कि जैसे ही मिल्क की प्राइस बढ़ेगी फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जो आइसक्रीम कोन्स बना रहा है अब वो उसे दूध महंगा मिल रहा है मार्केट से, तो वो क्या करेगा, कम से कम दूध खरीदेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। तो उससे स्केल ऑफ ऑपरेशन या स्केल ऑफ प्रोडक्शन या माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी। और तीसरी सिचुएशन को समझने के लिए हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा। हम ये सिचुएशन डायग्राम पे अप्लाई कर देंगे। तो आप गौर करें, आपको वाई एक्सिस पे प्राइस नज़र आ रही है आइसक्रीम कोन्स की विच इज़ इन डॉलर्स, एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई नज़र आ रही है आइसक्रीम कोन्स की विच इज़ इन यूनिट्स और नंबर्स। अब देखें कि डिमांड पे कोई चेंज नहीं है, डिमांड D1 पे ही है, यानी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं हो रही, बल्कि सप्लाई कर्व को आप गौर करें तो ये शिफ्ट हो रही है। और ये आपको एरो बता रहा है कि सप्लाई कर्व जो है ये S1 से S2 बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। और ये बात हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि ये क्यों बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। अब आपने दो पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये आपने अपने जहन में रखने हैं कि सबसे पहले सप्लाई इफेक्ट होगी शिफ्टिंग फैक्टर की वजह से, तो ये S1 से S2 पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ डिमांड भी चेंज हो रही है, डिमांड में भी चेंज आ रहा है फ्रॉम E1 से E2। अब डिमांड क्यों चेंज हो रही है? डिमांड मेजर फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है। देखें, जब सप्लाई कम होगी S1 से S2 पे जाएगी क्योंकि प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज हो गई है, तो जब सप्लाई कम होगी डिमांड उतनी ही थी, तो ये भी शॉर्टेज वाली सिचुएशन है, शॉर्टेज कम हो जाएगी। देखें, शॉर्टेज डिमांड के बढ़ने से भी शॉर्टेज हो सकती है, ये सप्लाई के कम होने से भी शॉर्टेज हो सकती है, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो जब सप्लाई S1 से S2 पे डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, तो इससे प्राइस में इंक्रीज आ जाएगा शॉर्टेज की वजह से। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगी तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे शिफ्टिंग फैक्टर की भी शो कर रहा है कि डिमांड सप्लाई कम हो रही है, और रोटेशन फैक्टर भी शो कर रहा है कि डिमांड कम हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को जब हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं तो ये दोनों सिचुएशंस जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो रही होती हैं। नंबर 1 को आप गौर करें, द क्वांटिटी सप्लाई विल डिक्रीज एंड शिफ्ट लेफ्टवर्ड बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ मिल्क विल इंक्रीज then it will become expensive for the producer to produce expensive ice creams, so this will affect the law of supply and due to short term shortage the price will increase। ये फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट है कि सप्लाई के चेंज होने से प्राइस इंक्रीज कर गई है, शॉर्टेज हो गई है। और सेकंड राउंड इम्पैक्ट किस पे आएगा कि इस प्राइस का फिर डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सेकंडली व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेज। आई थिंक इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की जरूरत है। सेकेंडली व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड डिक्रीजेज, क्योंकि सप्लाई का इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द डिमांड डिक्रीजेज बिकॉज द प्राइस इज द मेजर फैक्टर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट कर लिया यहाँ पे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सप्लाई कम हो रही है शिफ्टिंग फैक्टर की वजह से, और डिमांड कम हो रही है रोटेशन फैक्टर की वजह से। सप्लाई इसलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज़ कर गई थी, डिमांड इसलिए बैकवर्ड आई है क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ कर गई। तो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करके $2 से $2.5 पर चली गई है, और एरो आपको शो कर रही है कि प्राइस में इंक्रीज़ आ गया है, जबकि क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 4 से डिक्रीज़ होकर 6 पे चली गई है। 6 पे इसलिए आई है कि डिमांड भी कम हो गई है, सप्लाई भी कम हो गई है। और सिचुएशन 3 हमारे पास है। स्टूडेंट्स, सिचुएशन 3 में अगर आप गौर करें तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए
इस सिचुएशन में पहली और दूसरी सिचुएशन को कंबाइन कर दिया। ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, सिर्फ मैंने ये शो करना चाहता हूँ कि किसी एक सिचुएशन में मैक्सिमम ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो डिमांड को भी काज करें और सप्लाई को भी काज करें। तो चूंकि सिचुएशन ए में हमने वो फैक्टर डिस्कस किया था जिससे डिमांड चेंज हो रही थी, सिचुएशन 2 में हमने वो फैक्टर डिस्कस किया था जिससे सप्लाई चेंज हो रही थी, तो सिचुएशन 3 में मैंने दोनों सिचुएशन कंबाइन कर दी जिससे अब डिमांड भी चेंज होगा और सप्लाई भी चेंज होगी। तो इस सिचुएशन को ज़रा पढ़ें, that what will happen to quantity demand and quantity supply of the market of ice cream cones when the summer season arrives and by the same time the price of milk increases simultaneously। ऐसा हो सकता है कि इधर से मौसम भी चेंज हो रहा है और उधर से मिल्क की प्राइस भी इंक्रीज कर रही है साइमल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम। प्लीज़ अप्लाई बोथ सिचुएशंस number 1 and number 2 to demand and supply market and address how the market responds to this situation। अब एनालाइजिंग 3 पॉइंट में, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन चलें फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि एनालाइजिंग 3 पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट ये था कि समर सीज़न का जो फैक्टर है ये काज करेगा डायरेक्टली लॉ ऑफ डिमांड को, और प्राइस ऑफ मिल्क का जो फैक्टर है ये काज करेगा, ये इफ़ेक्ट करेगा लॉ ऑफ सप्लाई को। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, समर सीज़न डिमांड को पॉजिटिवली काज करेगा क्योंकि सीज़न में आइसक्रीम कोन्स की डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है, और प्राइस ऑफ मिल्क ये सप्लाई को नेगेटिवली काज करेगा क्योंकि जब इनपुट प्राइस बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन जो है वो या सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसका मतलब है कि हमने डिमांड को डायग्राम में राइटवर्ड शिफ्ट करना है और सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। अगेन बता रहा हूँ, ये शिफ्ट इसलिए हो रही हैं, आपको नोट में भी मुसलसल नज़र आ रहा है कि ये अदर फैक्टर्स हैं और अदर फैक्टर हमेशा डिमांड या सप्लाई को शिफ्ट करते हैं। तो आपके पास एक फाइनल फर्निश्ड फॉर्म में डायग्राम आ गई है। इस डायग्राम में देखें दोनों कर्व्स शिफ्ट हो रही हैं। अब मैं इतनी इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि डिमांड कर्व जो है वो आप गौर करें, आपको एरो नज़र आ रहा है कि ये D1 से D2 पे शिफ्ट हो रही है और राइटवर्ड हो रही है, ये आपको एरो बता रहा है, ये वाला एरो राइट साइड पे इंक्रीज कर रही है। और सप्लाई कर्व जो है ये S1 से S2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही है। ये एरो आपको बता रहा है कि ये बैक साइड पे आ रही है मिल्क की प्राइस बढ़ने की वजह से, और ये राइट साइड पे आ रही है डिमांड कर्व समर सीजन की वजह से। अब न्यू डिमांड कर्व हमारे पास D2 है और न्यू सप्लाई कर्व हमारे पास S2 है। तो न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास E2 यानी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा E2। इस E2 पे D2 है और S2 है और इस E1 पे S1 है और D1 है। हमारे लिए जो इंटरेस्टेड पॉइंट है वो ये E2 है। इस E2 पे आप गौर करें तो इक्विलिब्रियम में इंक्रीज आ गया। द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स जो हैं वो 4 से इंक्रीज होकर 8 पे चली गई हैं और जो प्राइस है वो $2 से इंक्रीज होकर $3.5 पे चली गई है। अब देखें तो जो प्राइस का इंक्रीज है वो ज़्यादा है पहली वाली सिचुएशन से और दूसरी वाली सिचुएशन से भी। इसी तरह से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी जो है वो पहली सिचुएशन से ज़्यादा है। पहली सिचुएशन में वो 6 पे गई थी, अब वो 8 पे चली गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप स्क्रीन पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि डिमांड का जो शिफ्ट करने का गैप है, ज़रा गौर करें, यानी डिमांड के इंक्रीज़ करने वाला जो गैप है वो ज़्यादा है
जबकि सप्लाई के डिक्रीज़ होने वाला गैप कम है। तो इसका मतलब है कि सीज़न की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है और मिल्क की प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से सप्लाई बहुत थोड़ी कम हो रही है। तो इस वजह से आप नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस भी इंक्रीज़ कर गई है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर गई है। तो मैं सिचुएशन अब पढ़ देता हूँ दोनों। नंबर 1, द समर सीजन विल अफेक्ट, द फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट है ये, द समर सीजन विल अफेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड टुवर्ड्स राइट साइड वेयर एज द प्राइस ऑफ मिल्क विल डिक्रीज द लॉ ऑफ सप्लाई टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी ये दोनों सिचुएशन को यहाँ एड्रेस किया हुआ है कि समर सीजन डिमांड को अफेक्ट करेगा राइट साइड पे, जबकि प्राइस ऑफ मिल्क जो है वो सप्लाई को डिक्रीज करेगी टुवर्ड लेफ्ट साइड। और दूसरे नंबर पे सेकंडली द प्राइस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, यानी ये इक्विलिब्रियम वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। कंक्लूडिंग पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेकंडली द प्राइस विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एज वेल एज ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो देखें प्राइस में इंक्रीज ज़्यादा क्यों आया है, देखें ना, ये 2 से सीधी 3.5 पे चली गई है। तो इसलिए प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज़ आया है क्योंकि प्राइस इंक्रीज डिमांड के बढ़ने से भी कर गई है और सप्लाई के कम होने से भी कर गई है। सो देयरफॉर द इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर। तो आई होप कि आपको ये सिचुएशन जो है वो समझ आ गई होगी, जो कि कोई नई बात नहीं थी। हमने पहली और दूसरी सिचुएशन को कंबाइन किया था। पहली सिचुएशन की वजह से सिचुएशन 3 में डिमांड इंक्रीज़ कर गई है और दूसरी सिचुएशन की वजह से सिचुएशन 3 में सप्लाई डिक्रीज़ कर गई है। जहाँ पे D2 और S2 इक्वेट करेंगी वो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम आएगा। उस न्यू इक्विलिब्रियम को हम E2 से शो कर रहे हैं। इस E2 पे आप गौर करें कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर गई है 4 से 8 और इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज़ कर गई है फ्रॉम $2 to $3.5 फॉर 8 आइसक्रीम कोन्स। So coming up next we have an important assignment. ये असाइनमेंट आपकी सेशनल मार्क्स के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। ये असाइनमेंट आपने हैंड रिटन बनानी है और हैंड रिटन बना के आपने अपने पास इसे रख लेना है। ये सबमिट कब करवानी है ये मैं आपको खुद इंटीमेट करूँगा, आप लोगों को बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसे बना के अपने पास रख लें, मैं किसी भी वक्त इसकी सबमिशन के लिए आपको कह सकता हूँ। आपने ये असाइनमेंट हैंड रिटन बनानी है, यानी हाथ से आपने डायग्राम्स बनानी है। असाइनमेंट नोट कर लें। अब इस ए सिचुएशन में हमारे पास सिचुएशन है व्हेन डिमांड चेंजेस एंड सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये पहली सिचुएशन है। इस तरह से टोटल 16 सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में। आज की क्लास में हमने 3 सिचुएशन को डिस्कस किया था। पहली सिचुएशन जिसमें डिमांड चेंज हो रही थी, सप्लाई कांस्टेंट थी। दूसरी सिचुएशन जिसमें सप्लाई चेंज हो रही थी, डिमांड कांस्टेंट थी। और तीसरी सिचुएशन हमने डिस्कस की जिसमें डिमांड भी चेंज हो रही थी, सप्लाई भी चेंज हो रही थी। हमने अभी क्लास में 3 सिचुएशन डिस्कस की हैं। मैक्सिमम ये 16 सिचुएशन हो सकती हैं। तो पहली सिचुएशन है व्हेन डिमांड चेंजेस एंड सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। नंबर 1, अब इसमें सप्लाई कांस्टेंट रहेगी दोनों सिचुएशन में, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज़ में सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड में चेंज आ रहा है। अब डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है? नंबर 1, डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई कांस्टेंट। नंबर 2, डिमांड डिक्रीजेज एंड सप्लाई कांस्टेंट। यानी डायग्राम में ये ऐसे हो सकता है कि किसी सिचुएशन की वजह से डिमांड इंक्रीज कर रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, जो कि हमने अभी आज की क्लास में डिस्कस किया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये हो सकती है कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, यानी डिमांड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही है जबकि सप्लाई कांस्टेंट है। याद रखिएगा कि ये अदर फैक्टर्स हैं और इसमें कर्व्स जो हैं वो शिफ्ट होंगी। बी सिचुएशन है हमारे पास व्हेन डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट एंड सप्लाई चेंजेस। ये पहली वाली सिचुएशन यानी ए सिचुएशन का उलट है। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ में डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई चेंज हो रही है। तो पहली पॉसिबिलिटी में डिमांड इज़ कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस, दूसरी पॉसिबिलिटी में डिमांड इज़ कांस्टेंट एंड सप्लाई डिक्रीजेस। हमने अभी की क्लास में सेकंड पॉसिबिलिटी की थी
कि डिमांड सिचुएशन 2 में कांस्टेंट थी और सप्लाई डिक्रीज हो गई थी प्राइस ऑफ मिल्क की वजह से। तो ये सिचुएशन हमने कर ली है। पहली वाली आपने अब करनी है, ये आपके लिए नई सिचुएशन है। इसमें आपने डायग्राम बनानी है डिमांड एंड सप्लाई की, उसमें इक्विलिब्रियम बनाना है और आगे आपने क्या करना है, इस फर्स्ट सिचुएशन को या फर्स्ट पॉसिबिलिटी को अप्लाई कर देना है और सप्लाई को राइटवर्ड इंक्रीज कर देना है, बस डिमांड उतनी रहेगी। और साथ आपने इसको थोड़ा सा पैराग्राफ में जस्टिफाई भी कर देना है कि ये सप्लाई क्यों डिक्रीज हुई है और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आया। अब सी सिचुएशन, ये थोड़ी सी टेक्निकल है। सी सिचुएशन में दोनों इंक्रीज कर रही हैं, यानी व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, तो ऐसा हो सकता है। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी हैं। तीनों पॉसिबिलिटी में डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनका इंक्रीज एक दूसरे से डिफरेंट है। मसलन पहली सिचुएशन में डिमांड इंक्रीजेस ग्रेटर देन सप्लाई इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि जो डिमांड में शिफ्ट आएगा वो ज़्यादा होगा राइट साइड पे, जबकि सप्लाई का इंक्रीज राइट साइड पे थोड़ा होगा इंक्रीज। सेकंड सिचुएशन में जितनी डिमांड राइट साइड पे इंक्रीज करेगी या शिफ्ट करेगी, सप्लाई भी उतनी ज़्यादा राइट साइड पे इंक्रीज करेगी या शिफ्ट करेगी। थर्ड सिचुएशन में डिमांड का इंक्रीज जो है वो राइट साइड पे थोड़ा है, जबकि सप्लाई का इंक्रीज राइट साइड पे ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन भी आपने अप्लाई कर देनी है। डी सिचुएशन है कि दोनों डिक्रीज हो रही हैं, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस। अब ये सी सिचुएशन का उलट है, सी में दोनों इंक्रीज हो रही थी, डी में दोनों डिक्रीज हो रही है। अब इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी हैं कि डिमांड का डिक्रीज पहली पॉसिबिलिटी में सप्लाई के डिक्रीज से ज़्यादा है, यानी डिमांड जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेगी, लेकिन वो ज़्यादा शिफ्ट करेगी, जबकि सप्लाई लेफ़्ट साइड पे थोड़ा शिफ्ट करेगी। इसी तरह से डिमांड का डिक्रीज सप्लाई के डिक्रीज के बराबर है, और तीसरी पॉसिबिलिटी में डिमांड का डिक्रीज सप्लाई के डिक्रीज से थोड़ा है। ई सिचुएशन व्हेन डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई डिक्रीजेस। अब इसमें क्या है कि एक इंक्रीज कर रही है, यानी डिमांड इंक्रीज कर रही है, सप्लाई डिक्रीज कर रही है, जबकि सी और डी में दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज कर रही थी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया यहाँ पे ई पॉसिबिलिटी। अब इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस ई सिचुएशन की भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के डिक्रीज से ज़्यादा है। अब इसका मतलब है कि डिमांड इंक्रीज कर रही है तो वो राइट साइड पे शिफ्ट करेगी, सप्लाई डिक्रीज कर रही है तो वो लेफ्ट साइड पे करेगी, लेकिन डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के डिक्रीज से लार्जर है। ये पॉसिबिलिटी हमने आज की क्लास में की है। ये पहली पॉसिबिलिटी यही थे ना कि प्राइस ऑफ मिल्क की वजह से सप्लाई डिक्रीज कर रही थी और समर सीजन की वजह से डिमांड इंक्रीज कर रही थी। और डायग्राम में मैंने ये शो किया था, मैं ये आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि डायग्राम में मैंने ये शो किया था कि D1 से D2 का इंक्रीज ज़्यादा है, जबकि S1 से S2 का डिक्रीज स्मॉलर है। तो ये सिचुएशन, पहली सिचुएशन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये की हुई है पहले ही, तो आप वैसे दोबारा करेंगे ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डिमांड का इंक्रीज सप्लाई के डिक्रीज के बराबर है, और तीसरी सिचुएशन वही है, सिचुएशन सेम है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो डिमांड का इंक्रीज है वो स्मॉलर होगा टुवर्ड्स राइट, जबकि सप्लाई का डिक्रीज वो लार्जर होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। और एफ सिचुएशन ई सिचुएशन के उलट है, व्हेन डिमांड डिक्रीजेज एंड सप्लाई इंक्रीजेज। यहाँ पे डिमांड का डिक्रीज सप्लाई के इंक्रीज से ज़्यादा है। इसमें आपने क्या करना है कि डिमांड को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है और ज़्यादा, यानी 5 इंच से आपने शो कर देना है या 3 इंच से आपने इसे डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, जबकि सप्लाई को आपने राइटवर्ड शिफ्ट करना है और इसे आपने 5 इंच से कर देना है। यानी डिमांड डिक्रीज होगी, यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी विद 3 इंचेस, जबकि डिमांड सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी विद 5 इंचेस। और सेकंड पॉसिबिलिटी में आपने डिमांड को डिक्रीज़ करना है, सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, लेकिन दोनों का इंक्रीज़ डिक्रीज़ बराबर है। अब आपने क्या करना है कि डिमांड को 3 इंच से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है और सप्लाई को 3 इंचेस से राइटवर्ड शिफ्ट करना है। थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी में आपने डिमांड कर्व को 5 इंच से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है और सप्लाई कर्व को 3 इंच से राइटवर्ड शिफ्ट करना है। तो ये टोटल 3 F में है, 3 E में है, 3 D में है, 3 C में है, 2 B में है और 2 A में है। ये टोटल 16 डायग्राम्स आप लोगों की बन जाएंगी।
ये 16 डायग्राम्स बन जाएंगी और उन हर डायग्राम की आपने थोड़ी थोड़ी पैराग्राफ में, मुख्तसर से पैराग्राफ में आपने उनकी जस्टिफिकेशन लिखनी है। वो जस्टिफिकेशन क्या है कि डिमांड क्यों चेंज हो रही है, सप्लाई क्यों चेंज हो रही है, और इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये असाइनमेंट मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने जिस वीक में आपको, जिस डे में आपको ये लेक्चर दिया जा रहा है, उसी डे में आपने ये असाइनमेंट बना लेनी है और बना के अपने पास रख लेनी है इमीडिएटली। कब सबमिट करवानी है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। आप लोगों ने खुद मुझसे नहीं पूछना कि ये असाइनमेंट हमने कब जमा करवानी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये असाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टिल नाउ थैंक यू वेरी मच।